हेलो। हाँ बच्चों, नमस्कार। आज आपके सामने हम मांग फलन, मांग विश्लेषण, मांग का नियम लेके आए हैं। उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन पीरियड में आप सब सकुशल होंगे और ऑनलाइन लेक्चर को ध्यान से देखते होंगे, समझते होंगे। बच्चों, आपको ये टॉपिक बहुत ही ध्यान से समझना है, खासकर बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए। और जो कमेंट बॉक्स होगा उसमें आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं और अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं। मैं आपसे कांटेक्ट करके आपकी क्वेरी का निश्चित रूप से रिस्पांस करूंगा। बच्चों, मांग फलन, मांग का नियम व्यष्टिभावी अर्थशास्त्र का एक बेस है, एक आधार है और इसे आपको बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा, तभी आप आगे अर्थशास्त्र के जो भी सिद्धांत हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, आप उसको क्लियरली समझ पाएंगे, क्योंकि बेस को आपको मजबूत करना बहुत आवश्यक है। तो मांग का नियम, मांग विश्लेषण आप समझेंगे कि इस क्या है, किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। आप ये देखिए, मांग का नियम क्या है। देखिए बच्चों, बेसिकली जो मांग होती है, जो डिमांड होती है, वो सबसे पहले किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा और इच्छा की पूर्ति के लिए साधन, और आपके पास जो आर्थिक साधन हैं उन साधनों को खर्च करने की तत्परता मिल करके मांग का निर्माण करती है बच्चों। अर्थात मांग होने के लिए आवश्यकता, इच्छा, रिसोर्सेस, एक्सपेंडिचर, प्रोपेंसिटी का होना अनिवार्य है और इन सब से मिल करके किसी भी वस्तु की मांग बन पाती है। तो जब आपके सामने मांग आ गई, डिमांड किसी चीज़ की हो गई, तो उसके आधार पे आप ये समझेंगे कि आखिर में व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है। तो देखिए बच्चों, मांग का नियम वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं का मूल्य एवं उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को बतलाता है। देखिए, मांग का नियम कीमत, आय, अन्य वस्तुओं के मूल्य के आधार पर जो डिमांड की क्वांटिटी है उसके रिलेशनशिप को बताता है। मांग का नियम प्रायः मूल्य मांग के नियम के रूप में जाना जाता है। आपको ये ध्यान देना है कि जो मांग का नियम है, बेसिकली वो प्राइस डिमांड लॉ के रूप में हम उसको जानते हैं। मांग के नियम के कई प्रकार हैं, लेकिन बेसिकली जो मेन चीज़ आपको जानना है वो प्राइस डिमांड लॉ के आधार पे ही हम मांग के नियम को जानते हैं। तो देखिए, मांग का नियम क्या है बच्चों। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होने की एवं वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि होने की प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में मांग के नियम के रूप में जानते हैं। मांग के नियम के प्रतिपादन का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को है। ये आपको समझना है कि मांग का जो नियम है उसका जो प्रतिपादन किया वो प्रोफेसर मार्शल ने किया। तो बेसिकली बच्चों, जो मांग का नियम है वो कीमत, कंज्यूमर्स इनकम, अदर गुड्स प्राइसेस के आधार पे डिमांड की क्वांटिटी पर पड़ने वाले प्रभाव को स्पष्ट करता है। लेकिन मांग का नियम मूल्य मांग के नियम के रूप में जाना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं, जो ऐसा कि मार्शल ने बताया हमारे सामने, कि मांग का नियम है क्या। तो देखिए, मार्शल के अनुसार, यहाँ साफ साफ शब्दों, मार्शल के अनुसार जब वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांगी गई मात्रा अधिक हो जाती है। इसके विपरीत जब वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है तो मांगी गई मात्रा कम हो जाती है। अर्थात कुल मिला के कीमत और मांगी गई मात्रा, जो हमारे पास डिमांड, जैसे हम अगर कीमत को P से दिखाएं और मांगी गई मात्रा को अगर हम D से दिखाएं, तो बच्चों आप ये कह सकते हैं कीमत और डिमांड के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप? नेगेटिव रिलेशनशिप है। अर्थात प्राइस बढ़ेगा, देखिए बढ़ने का एरो लगाया, तो निश्चित रूप से डिमांड घटेगा, घटने का एरो लगाया। और अगर प्राइस कम होता है, घटने का एरो, तो निश्चित रूप से डिमांड
बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। ये आपको समझना है और बेसिकली यही मांग का नियम है। अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। अभी तक तो आपने मांग के नियम की बात समझी कि मांग का नियम क्या है। फिर से आप एक बार समझ लें कि मांग का नियम जो है वो कई कारकों से प्रभावित होता है। कीमत, इनकम, अदर गुड्स प्राइसेज, जैसा कि मार्शल ने कहा। लेकिन बेसिकली मांग का नियम मूल्य मांग के नियम के रूप में जाना जाता है और मूल्य और मांगी मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, जैसा हमने आपके सामने बताया। अब इस नियम की कुछ बेसिकली एजम्पशन है। तो जैसा कि परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सभी अर्थशास्त्रियों इस नियम की क्रियाशीलता के लिए अन्य बातें समान रहें वाक्यांश का प्रयोग किया। तो आखिर में वो कौन सा वाक्यांश है जो ये कहता है कि अन्य बातें समान रहें? तो कीमत या इनकम या अन्य वस्तुओं के मूल्य के आधार पर मांगी गई मात्रा पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा, वो वाक्यांश क्या है, ये आपको समझना है। देखिए, वाक्यांश बहुत ही सिंपल है बच्चों। पहला है व्यक्ति की आय स्थिर रहनी चाहिए, अर्थात उपभोक्ता की जो आय है वो एज इट हो, और उपभोक्ता का जो स्वभाव है, रुचि है, फैशन है, ये सब भी कांस्टेंट हो, एज इट हो। तीसरी है कीमत स्थिर हो, जो बाज़ार में वस्तुओं के मूल्य हैं वो भी फिक्स हों। चौथी है कोई नई स्थानापन्न वस्तु की खोज ना की जाए, अर्थात जो वस्तु आप खरीदने जाते हैं या जिस वस्तु की आपकी डिमांड है उसके बदले कोई नई वस्तु, उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स कोई इंट्रोड्यूस ना हो जाए, अदरवाइज मांग का नियम इनएक्टिव हो जाएगा। और अगली मान्यता है वस्तु प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके प्रेस्टीज की बात है तो निश्चित रूप से आप कीमत या जो भी उससे कारक जितने भी चेंज होंगे पर मांग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई वस्तु प्रतिष्ठा जैसी बात नहीं होनी चाहिए। और अगली है भविष्य में वस्तु कीमत में और अधिक परिवर्तन होने की संभावना ना हो, जैसा ऐसा कोई डर ना हो कि इन फ्यूचर कीमत बहुत तेज़ी से अप हो जाएगी, तो फिर डिमांड का जो लॉ होगा वो लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए ये मान्यताएं अगर सेम हुई तो निश्चित रूप से मांग का नियम लागू होगा। तो ये मान्यताएं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इन मान्यताओं को आपको निश्चित रूप से नोट कर लेना होगा कि इसके आधार पे मांग का नियम आगे बढ़ेगा। अब आप देखिए मांग फलन। अभी आपने समझा मांग है क्या, मांग का नियम है क्या, उसके जंक्शन क्या है। अब डिमांड फंक्शन आपको समझना है। बहुत ही आप इसको सूक्ष्म रूप में, मतलब सूक्ष्म और व्यापक दोनों में, सूक्ष्म मतलब बहुत गहराई से, व्यापक मतलब हमेशा के लिए आपको इसको दिमाग में रखना है। डिमांड फंक्शन, देखिए डिमांड फंक्शन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिमांड फंक्शन क्या बताता है? किसी वस्तु की मांग जिसको हम dx से दिखाते हैं, कीमत px से दिखाते हैं, उपभोक्ता की आय y से दिखाते हैं, और अन्य वस्तुओं के मूल्य को po से दिखाते हैं, फैशन को t से दिखाते हैं। तो देखिए किसी वस्तु की मांग, उसके मूल्य, उपभोक्ता की आय, अन्य वस्तुओं का मूल्य, रुचि, फैशन इत्यादि पर डिपेंड करता है। मांग विश्लेषण मांग या मांग फलन मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। ये आप समझ लें, जो डिमांड फंक्शन है वो डिमांड और डिमांड को प्रभावित करने वाले कारक, जो कारक कौन से हैं? कीमत है, इनकम है, अन्य वस्तुओं के मूल्य है, टेस्ट है, फैशन है, ये सब कारक हैं। तो जो डिमांड है जिसको हम dx से दिखा सकते हैं, तो मांग और मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको ही हम मांग फलन कहते हैं, डिमांड फंक्शन कहते हैं, मांग विश्लेषण कहते हैं। ये आपको समझना है, ये आपको माइंड में रखना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसा कि मार्शल ने कहा dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ, देखिए dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ px y po, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ये देखिए लिखा भी है यहाँ पे, ये आपको समझना। यही है मांग फलन जो 3 रूप में बच्चों होता है। 3 रूप में मांग फलन हमारे सामने है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, आप ये समझ पाएंगे। मूल्य मांग का नियम पहला है, देखिए प्राइस डिमांड लॉ।
दूसरा आय मांग का नियम, इनकम डिमांड लॉ। तीसरा है तिर्यक या आड़ी मांग का नियम, क्रॉस डिमांड लॉ। ये आपको बिल्कुल दिमाग में रख लेना है कि मांग फलन या मांग का नियम 3 रूप में है, मूल्य मांग का नियम, आय मांग का नियम, तिर्यक मांग का। पहले वाले जो मूल्य मांग का नियम है उसको हम लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ, देखिए इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स वाई एंड पी ओ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का निशान लगा हुआ है, ये दोनों स्थिर हैं। दूसरा है डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, जो आय मांग का नियम है, यहाँ देखिए इनकम वेरिएबल है, पी एक्स एंड पी ओ कांस्टेंट है बच्चों। तीसरा जो है हमारे सामने, आपके सामने है, वह डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी ओ का मतलब अदर गुड्स प्राइसेस, पी एक्स एंड वाई कांस्टेंट है। तो देखिए ये तीसरा हो गया क्रॉस डिमांड लॉ, ये दूसरा है इनकम डिमांड और ये पहला है डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ, ये मूल्य मांग का नियम। तो ये हो गया मूल्य मांग का नियम, ये हो गया आय मांग का नियम, ये हो गया आड़ी मांग का नियम। ये आपके पास सामने 3 नियम हैं, तीनों को आप भली भांति समझेंगे एक एक करके। अब देखिए बच्चों मूल्य मांग का नियम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। मूल्य मांग का नियम, जैसा मैंने पहले आपको परिभाषा में कहा कि मांग का नियम बेसिकली इसी नियम के रूप में जाना जाता है, तो आप इसको कह सकते हैं यह नियम, देखिए यह नियम वस्तु के मूल्य और मांग के बीच विपरीत या ऋणात्मक संबंध को स्पष्ट करता है। जो बच्चों मूल्य मांग का नियम है वो क्या दिखाता है, मूल्य और मांग के बीच ऋणात्मक संबंध। देखिए रेखा चित्र में भी अभी मैं आपके सामने दिखाऊंगा, जैसा कि मैं आपको ले चलता हूँ डायग्राम पर, क्योंकि आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। फिर से समझ लिए डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स लिख सकते हैं, और अन्य चीज़ें कांस्टेंट है, वाई पी ओ ये सब कांस्टेंट, अर्थात अन्य बातों के समान रहने पर अगर मूल्य में कोई परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से जो डिमांड ऑफ एक्स है उसमें विपरीत परिवर्तन आएगा। यदि अन्य बातें समान हो, अन्य बातें कौन सी, अन्य वस्तुओं का मूल्य, उपभोक्ता की आय, टेस्ट, फैशन, अगर ये सब सेम हो और उसके बाद अगर कीमत में कोई परिवर्तन होता, जैसा ये देखिए गोला मैंने कर दिया, तो निश्चित रूप से डिमांड ऑफ एक्स इन्वर्स इफेक्टिव होगा, विपरीत परिवर्तित होगा, ऋणात्मक परिवर्तन होगा। अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाएगी और वस्तु का मूल्य घटने पर मांग बढ़ जाएगी, जिसे आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य और उस वस्तु की मांग के बीच ऋणात्मक या विपरीत संबंध होगा। ये आपको बार बार दिमाग में रख लेना है और कभी नहीं भूलना है। अब डायग्राम के माध्यम से मांग के नियम को समझेंगे। देखिए एक डायग्राम आपके सामने हमने ऑलरेडी बना रखा है, जिसे हम आपको इस पीपीटी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। देखिए बच्चों ये डिमांड रेखा है, ये जो ये शो कर रही है, जिसे आप देखिए, जिसे आप लिख सकते हैं डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी एक्स, जैसा कि लिखा हुआ। देखिए लंब अक्ष पर कीमत दिखाएंगे, आधार अक्ष पर बच्चों क्या दिखाएंगे, डिमांड दिखाएंगे। जो आधार अक्ष होगी उस पर हम डिमांड दिखाएंगे। आप देखिए डिमांड दिखाई गई है यहाँ पे डी। तो देखिए कीमत अगर P1 है तो निश्चित रूप से डिमांड DX1। जैसे कीमत अगर 10 रुपये है किसी वस्तु की, तो मूल्य सपोज दैट 2 इकाई है 2x। आप उपभोक्ता A बिंदु पर हैं और A बिंदु पर वो संतुलन में है, क्योंकि मार्शल ने ये कहा कि किसी वस्तु का मूल्य हम उतना ही देंगे जितना कि उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता है। अर्थात प्राइस हमेशा किसके बराबर होगी, MUX के बराबर होगी। ये संतुलन होता है। ये भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको नोट कर लेना है। तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मार्शल ने कहा कि कीमत इक्वल टू MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X इक्वल टू प्राइस ऑफ X। अगर ये दोनों बराबर हैं तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है, उपभोक्ता संतुलन में है। तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि वो कीमत देखिए कितनी दे रहा है, कीमत PX1 दे रहा है, तो डिमांड बच्चों कितनी है, DX1। अगर कीमत यहाँ पे है, ऊंची कीमत है, तो मूल्य देखिए DX1 है। अगर मूल्य सपोज दैट कम हो गई,
अगर कीमत Px1 डिमांड Dx1 मूल्य घट करके Px2 हो गई, सपोज दैट 5 रुपीज़ होगी, पहले 10 थी, अब डिमांड देखिए बढ़कर Dx2 हो गया, मान लीजिए 20 यूनिट हो गई। देखा, कीमत जैसे ही घटी, देखिए घटने का निशान लगा रखा है, डिमांड वैसे ही बढ़ा, ये इंक्रीज का निशान लगा रखा है। फिर से समझिए, ये घटने का निशान, कीमत जैसे ही घटी मांग वैसे ही बढ़ गया, इतनी मांग Dx1 Dx2 डिमांड इंक्रीज हो गई, उपभोक्ता बी बिंदु पर आ गया, पहले वो बिंदु पर इक्विलिब्रियम में था ए पर, अब बी पर इक्विलिब्रियम हो गया। इसका मतलब है कि कीमत जितनी घट रही है मांग उतना ही बढ़ रहा है। और ऐसा कब होता है? जब वस्तुएं सामान्य हो, नॉर्मल गुड्स। तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में बच्चों मूल्य मांग का संबंध ऋणात्मक है। और इसका जस्ट अपोजिट भी आप कह सकते हैं इसी डायग्राम में। सपोज दैट मूल्य Px2 पहले हो तो डिमांड इतनी है, अगर मूल्य बढ़ गई, सपोज दैट बढ़ के Px1 हो गई, तो मांग देखिए घट के Dx1 हो जाएगी। इसका मतलब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी और मूल्य घटेगा तो मांग बढ़ेगी। विपरीत संबंध है, इसीलिए मांग वक्र निगेटिव स्लोप का नीचे की ओर गिर रहा है, बाएं से दाएं नीचे की ओर गिर रहा है। ऋणात्मक, इसको आप ले सकते हैं निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यही है मूल्य मांग का नियम बच्चों। जैसा कि देखिए यहाँ पे सामान्य एक बॉक्स में लिख के दिखाया गया है कि सामान्यतः मांग वक्र नीचे दाईं ओर गिरता हुआ होगा, पर कुछ ऐसी स्थितियाँ संभव हैं जबकि मांग वक्र नीचे दाहिनी ओर गिरता हुआ ना हो। ऐसी स्थिति में मूल्य मांग संबंध ऋणात्मक होने की बजाय धनात्मक हो जाएगा, जैसे कि गिफेन वस्तुएं, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जीवन निर्वाह की अनिवार्य वस्तुएं अगर कोई हैं, तो ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में मूल्य मांग सीधे सीधे पॉजिटिव हो जाएगा, जो एक्सेप्शनल केस है, जो अपवाद स्वरूप स्थितियां हैं। ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो बच्चों ये हो गया मूल्य मांग का नियम। आगे ये आपको पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना है, पूरी तरह से आपके माइंड में लर्न हो जाना चाहिए। इसी के आधार पे मैं अगला लेक्चर आपके सामने लेके आऊँगा, आय मांग का नियम और आड़ी मांग का नियम। तो बच्चों इतना आप समझें, नोट करें, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछें। थैंक यू, धन्यवाद।